हेलो नमस्कार। कैसे हो? सब लोग अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। तो मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूँ। तो क्या हाल चाल आप सभी के? तो मैं आपके बीच में आ चुका हूँ भाई परसेंटेज की क्लास नंबर 5 लेके। इस मच्छर की भाई क्या बीमारी है यार, ये मच्छर भी आते आते ही बस मच्छर हमारा स्वागत कर रहा है। मैं आपका इतने अच्छे से स्वागत कर रहा हूँ और ये मच्छर जाएगा मेरे हाथों से। आते आते ही दिमाग की दही करने में लगा है। क्लास शुरू नहीं हुई इससे पहले ही भाई कर दिया हमने। देखो मच्छर का स्वाहा स्वाहा, मच्छर का हो गया स्वाहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास। मैं लेकर आया हूँ आपके बीच में बहुत ही बढ़िया बढ़िया एकदम धांसू सवाल, जिनको करके आपको मज़ा आ जाएगा। तो एक छोटा सा खूबसूरत सवाल हमने स्क्रीन पर फेंक दिया है। देखो क्या है सवाल, क्या बोल रहे हैं। एक इंस्टीट्यूट में 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। 15% लड़कों को 7.5% लड़कियों को फीस में छूट दी जाती है। छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या 90 है। तो कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है? यदि ये दिया गया है कि 50% बच्चे जिनको फीस में छूट नहीं मिली वो आधी फीस छूट के लिए योग्य है। ठीक है, तो भाई देखो शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि आपकी जो स्कूल है उस स्कूल में 100 बच्चे हैं। ये टोटल आपकी स्कूल में इतने स्टूडेंट हैं। अब आपने कहा कि सर 60% लड़के हैं, तो जो बॉयज़ है वो 60 है और बची हुई हमारी गर्ल्स है। गर्ल्स ये कितनी हो जाएगी? 40। ठीक है, अब भाई क्या बोला है 15% लड़कों को, तो 15% लड़के। तो जब मैं इसका 15% निकालूंगा 60 का तो कितना आएगा? 15 छिक्के 90, 9 आ जाएगा। और 7.5% लड़कियां, तो जब 40 का 7.5% निकाला जाएगा तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 15/2, मतलब 15 चौक 60, 60 और ये 3 आ जाएगा ना, यह आ गया 3। ठीक है, तो सवाल में ये बोला गया है कि 15% लड़के और 7.5% लड़कियां, इनको फीस में छूट दी जाती है। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 9 और 3, टोटल स्टूडेंट हो गए 12। इन 12 को फीस में छूट दी जाती है, लेकिन सवाल में बोला गया है कि छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या 90 है। तो भाई 12 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई? 90 है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो हमसे वो पूछ सकता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई नहीं है, आगे बढ़ जाएं। 12 की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है? 90 दी हुई है। अब सवाल में क्या बोला है? 50% बच्चे जिनको छूट नहीं मिली। तो आपने देखो टोटल 100 है, 100 में से 12 लोगों को फीस में छूट मिल गई, तो पीछे कितने बच गए? 88 बच्चे अभी भी बच गए। इन 88 बच्चों को अभी फीस में छूट नहीं मिली, लेकिन सवाल में ये बोला गया है जिनको छूट नहीं मिली वो 50% बच्चे। तो 88 का 50% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 44। ये जो 44 बच्चे हैं वो आधी फीस छूट के लिए योग्य है, इनको 50% छूट मिल जाएगी। तो वही हमें ये निकालना है, 44 की वैल्यू निकालनी है ना। 12 की वैल्यू 90 है तो 44 की कितनी आएगी? तो देखो यहाँ से अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूँ, 6 से डिवाइड करूँगा तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। 45 नहीं आएगी ना, 6 का भाग दिया ना मैंने इसमें, तो 6 का भाग इसमें जाएगा। 15 छिक्के 90। बोलो सही है ना? अरे मैंने 6 से काट दिया ना यार, 6 दूनी 12 और 6 से कितनी बार कटेगा? 15 बार। मुझे 44 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को मैं 22 से गुणा कर देता हूँ। तो मैंने 22 से गुणा कर दिया, तो यहाँ से 44 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी?
15 दूना 30, 0 हासिल का 3, 15 दूना 30 और 3 33, 330। तो हमारे पास 330 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ गया। बोलो कैसा लगा? अच्छा था सवाल, बढ़िया सवाल था, मेरा फेवरेट सवाल है। मुझे अच्छा लगता है यार सवाल, पता नहीं क्यों लगता है लेकिन अच्छा लगता है, क्योंकि ये काफ़ी बार आ चुका है एग्ज़ाम के अंदर। CGL में भी आ गया, CHSL में भी आ गया, MTS में नहीं आया अभी, तो MTS में आना बाकी है, आ जाएगा, इस साल आ जाएगा। और बैंकिंग का तो हमें पता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 लेते हैं। और जो कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि दो संख्याओं को गुणा करने पे अगर कोई फिक्स वैल्यू आ रही है तो उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। इतनी बात आपकी और हमारी कल की क्लास में हो चुकी है, तो उस पर ही हम सवाल करने वाले हैं, कुछ अलग प्रकार के सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो अगला सवाल फेंकता हूँ मैं, सवाल नंबर 2। देखो भाई, कल हमारी और आपकी बात हुई थी, क्या बात हुई थी कि कोई संख्या है, मान लेते हैं a है, और ये दो संख्याओं को गुणा करने पे x और y को गुणा करने पे प्राप्त होती है। x y को जब गुणा करूँगा तो हमारे पास में ये आएगी। अब मैंने बोल दिया कि ये जो संख्या है ये फिक्स है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये जब फिक्स हो जाएगी ना, तब x और y का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? उल्टा, ठीक है, इनवर्स होगा। यह आपकी और हमारी बात हो गई थी। बोलो ये याद है क्या? कल हमने सवाल भी किए थे इस पे, आप भूले तो नहीं ना? चलो देखो, तो ये सवाल देखो, इसमें फिक्स क्या है, मुझे बताओ कि अगर मुझे नमक निकालना है, मैंने कहा मुझे निकालना है नमक की मात्रा, मुझे क्या निकालना है? नमक की मात्रा निकालनी है। तो आप ये बोलोगे सर नमक की मात्रा कैसे निकलेगी? टोटल क्वांटिटी। भाई शुरुआत में जो घोल है वो कितना है? उस घोल का 28% नमक है। सॉरी भाई सॉरी, कौन याद कर रहा है यार? किसी और की बाहों में हमें याद करना अच्छी बात नहीं है यार, क्लास में से। देखो सवाल पे आते हैं, नमक की मात्रा। तो आपने कहा जो नमक की मात्रा है वो कैसे निकलेगी? टोटल घोल कितना है, टोटल क्वांटिटी घोल की जो टोटल मिश्रण है वो कितना है, उसका 28% निकालूंगा तो मेरे पास में नमक की मात्रा आ जाएगी। तो भाई यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल मिश्रण का परसेंटेज, नमक का परसेंटेज, यहाँ लिख देता हूँ मैं नमक का परसेंटेज। तो आपने कहा सर जो नमक की मात्रा है वो फिक्स है। अब नमक की मात्रा फिक्स कैसे हुई? तो देखो मैं बताता हूँ फिक्स कैसे। मुझे बताओ कि कोई मिश्रण है नमक और पानी का, जब मैं इसको एलाबोरेट करूँगा, मेरा मतलब वाष्पीकरण करूँगा, ठीक है, वेपोराइजेशन जब होगा, तो वाष्पीकरण जब होगा तो पानी उड़ेगा, नमक तो उड़ेगा नहीं। अरे बोलो भाई, ठीक है, नमक तो उड़ेगा नहीं ना, पानी तो उड़ेगा। पानी कम हो जाएगा लेकिन नमक कम नहीं होगा, नमक जितना है उतना का उतना ही रहेगा। अगर 20 किलो नमक है तो 20 किलो ही रहेगा, पानी आप उसमें कितना ही डाल दो, कितना ही उड़ा दो। तो जब वाष्पीकरण किया जाएगा तो पानी पे ही फर्क पड़ेगा, नमक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नमक की जो मात्रा है वो फिक्स रहेगी। तो आपने कहा जब ये फिक्स रहेगी तो इनका जो अनुपात होगा वो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। तो आपने कहा प्रतिशत का अनुपात कितना है? पहले 28% नमक था, पहले 28% नमक था, बाद में कितना हो गया? बाद में 42% नमक हो गया। तो भाई अनुपात कितना आ गया? देखो 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। तो भाई परसेंट का जो अनुपात है वो 2/3 है, तो टोटल मिश्रण का अनुपात कितना हो जाएगा? उल्टा, 3/2। तो आप ये बोलोगे सर पहले मिश्रण 3 था, बाद में 2 हो गया, ये जो 1 है ना, ये 1 आपने वाष्पीकरण के द्वारा उड़ा दिया गया। इस 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 17 किलो। 1 की वैल्यू सवाल में है 17 किलो। तो भाई 3 की कितनी आ जाएगी? 17 या 51 किलो। और 2 की कितनी आ जाएगी? 34 किलो। तो पहले जो टोटल मिश्रण था वो 51 किलो था, जिसमें से हमने 17 किलो पानी उड़ा दिया, तो बाद में कितना बच गया? 34 किलो। लेकिन सवाल में पूछा है प्रारंभ में मिश्रण कितना था? 51।
51 ऑप्शन में नहीं है क्या? अरे यार ये क्या कर दिया इसने, बड़ा पागल है। इस एक को उठा के उधर ले जाओ, इस एक को उठा के इधर ले जाओ, तो 51 किलो हमारा सवाल का आंसर हो गया। बोलो कैसा लगा? ठीक है, कर लोगे ना ऐसे सवाल जब भी एग्जाम में आएंगे, कर लोगे? आगे बढ़ सकते हैं, सवाल नंबर 2 पे जा सकते हैं। देखो भाई सवाल नंबर 2, अच्छा सवाल नंबर 3 आ गया क्या, सॉरी। ताज़ा फल में 84% पानी है और सूखे फल में 36% पानी है, तो 96 किलो ताज़ा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ऐसे ही सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आप घूम जाते हो। देखो भाई, तो मुझे बताओ कि अगर मुझे ये निकालना है फल की मात्रा, अगर मुझे ये निकालना है कि फल की मात्रा, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो आप ये बोलोगे सर टोटल फल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल फल। भाई कितना किलो फल है, टोटल फल आ जाएगा ना, और फल का परसेंटेज, फल का परसेंटेज। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास में 50 किलो क्या है, 50 किलो फल है, फ्रूट्स है, तो आपको बताना है कि उसमें फल की मात्रा कितनी है। तो आपने कहा सर 84% तो हो गया पानी। भाई टोटल 100% होता है, 100% में से 84% तो हो गया पानी, तो बचा हुआ जो 16% है वो क्या हो जाएगा, फल की मात्रा। अरे भाई कोई फ्रूट लाते हो तो उसमें फल भी तो होता है, जैसे तरबूज है तो तरबूज में पानी भी होता है और फल, वो बीच वाली जो लाल लाल गिरी होती है ना उसको फल बोलते हैं, वो फल की मात्रा। समझ रही हो ना मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो तुम नहीं समझोगे। चलो तो मैंने कहा कि हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि 84% अगर पानी है उस फ्रूट के अंदर, तो बाकी का जो 16% है वो क्या है, फल है। फल तो वैसे पूरा ही है, लेकिन उसके अंदर जो माल है ना उसको 16% बोल रहे हैं। अब तुम समझ रहे हो ना मेरी भावनाओं को? ठीक है सर, हम आपकी भावना को कैसे समझेंगे, हम तो हमारी मोहल्ले वाली भावना को नहीं समझते। देखो भाई फल का परसेंटेज, तो ये 16% हो गया, ये फल हो गया 16%, ठीक है। फिर आगे इसने बोला है कि सूखे फल में 36% पानी है, ठीक है। 36% पानी है तो फल कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 64%, तो बाद में हो गया 64%, ये फल का परसेंटेज हो गया, ठीक है भाई यहाँ तक। अब आपने कहा फल की मात्रा तो फिक्स होगी ना भाई, अगर फल सूख जाएगा तो वो तो फिक्स होगी। तो भाई आपसे मैं ये बोल रहा था कि 84% पानी है तो 16% फल हो जाएगा, और सूखे फल में 36% पानी है तो 64% फल हो जाएगा। ये फल की मात्रा आ गई। अब फल की मात्रा तो फिक्स रहेगी भाई, जो उड़ेगा वो तो पानी उड़ेगा ना, सूखने के बाद में पानी उड़ गया, लेकिन फल तो उसके अंदर ही है ना अभी। तो फल की जो मात्रा है, ये जो मात्रा है ये क्या है, फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास में, गुणा करने पर अगर फिक्स वैल्यू आ रही है तो इनका जो अनुपात होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। तो यहाँ अनुपात कितना है, 1/4, तो क्वांटिटी का अनुपात कितना हो जाएगा, 4/1। अब सवाल में ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 96 ताज़ा फल है, मतलब कि 4 की वैल्यू 96 है। भाई ये ताज़ा फल है ना ऊपर तो, और नीचे सूखा हुआ फल है। 4 की वैल्यू अगर 96 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 किलो। तो 96 ताज़ा फलों से 24 किलो सूखे हुए फल प्राप्त किए जा सकते हैं। सवाल का आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल था, मैंने आपको समझाने में इतना टाइम लगा दिया। सवाल नंबर 4 लेते हैं। एक शहर की जनसंख्या में 60% आदमी तथा 40% औरतें शादीशुदा है। लो भाई, शादी का नाम आते यार हमारे बच्चे मतलब थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। शादी का नाम आते ही समझ रहे होंगे तुम, ये मानते हुए कि किसी भी आदमी ने एक से ज़्यादा शादी नहीं की। लो भाई, ये किसी पिछले ज़माने की बात कर रहा है, ये सतयुग की बात हो रही है, जब एक आदमी एक ही शादी करता था तब की बात हो रही है, ठीक है, तब का सवाल है। अभी वर्तमान काल का ये सवाल नहीं है। अभी तो एक आदमी की एक शादी नहीं होती ना, होती नहीं है, या फिर 2-4 हो जाती है।
तो देखो जनसंख्या के कुल कितने परसेंट लोग शादीशुदा है, ठीक है जी बताते हैं। तो देखो इसने कहा है कि एक आदमी की केवल एक ही औरत से शादी हुई है या फिर एक औरत की केवल एक ही आदमी से शादी हुई है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो शादीशुदा लोग हैं वो फिक्स है भाई, जितने आदमी शादीशुदा है उतनी ही महिलाएं शादीशुदा होगी। मैंने कहा 20 आदमी शादीशुदा है तो 20 के साथ में उनकी जो वाइफ्स है वो भी कितनी होगी, 20 ही होगी ना। तो जो शादीशुदा लोगों की संख्या वो क्या फिक्स है। बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो भाई समझ में आ रही है? तो देखो मैंने कहा कि अगर मैं निकालूंगा शादीशुदा लोग अगर मुझे ये निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगा? तो आप ये बोलोगे सर टोटल संख्या, टोटल नंबर गुणा उनका परसेंटेज। भाई कितने परसेंटेज शादीशुदा है, उनका परसेंटेज, शादीशुदा का आ जाएगा परसेंटेज। तो आप ये बोलोगे सर शादीशुदा लोग फिक्स है। फिक्स क्यों है? क्योंकि जितने आदमी शादीशुदा होंगे उतनी ही महिलाएं शादीशुदा होगी, कि दोनों की संख्या क्या है, बराबर है तो फिक्स है। चलो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल और यहाँ पे लिख देता हूँ फीमेल। अब आपने कहा सर उनका परसेंटेज क्या है, तो आप बोलोगे सर 60% आदमी जो मेल है वो 60% शादीशुदा है और जो औरतें हैं वो 40% शादीशुदा है। तो इनका अनुपात आ गया 20 या 60 और 20 दूनी 40। अगर ये 3/2 है तो संख्या कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। अब सवाल में क्या बोला है, ये क्या बोल रहा है यार, जनसंख्या के कुल कितने परसेंट लोग शादीशुदा है। अरे यार ये तो बड़ा ही बेकार सवाल हो गया। मैंने तो सोचा अनुपात से काम हो जाएगा, लेकिन ये तो अनुपात से काम नहीं होगा यार, फिर तो एलिगेशन से कर लेगा इसको। लेकिन एलिगेशन से नहीं करना है ना भाई, कॉन्सेप्ट तो ये चल रहा है, एलिगेशन से कैसे बताओ तुम्हें बीच में ही। तो हमारे पास में संख्या का अनुपात आ गया, क्या आ गया, संख्या का अनुपात। तो भाई संख्या का अनुपात है तो क्या मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ कि 200 300 मान सकता हूँ ना भाई, क्या दिक्कत है। चलो तुम मत मानो यार, तुम्हें तो बस बड़ी दिक्कत है। ये हमारे पास में संख्या आ गई भाई, आदमी कितने हैं, 2 है और महिलाएं कितनी है, 3 है। थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दूं, कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने इसको मिटा दिया। अब सवाल में देखो क्या बोला गया है, सवाल में ये बोला गया है कि जितने भी आदमी हैं 60% आदमी शादीशुदा है। तो भाई 2 का 60% कितना हो जाएगा, 2 का 60% कितना होगा, कौन बताएगा मुझे। तो आप ये बोलोगे सर ये हो जाएगा 1.2 आ जाएगा ना, 2 का 60%। और महिलाएं 40% शादीशुदा है, तो टोटल महिलाएं 3 है, इनका 40% कितना आएगा। तो भाई आप बोलोगे सर इनका 40% आ जाएगा 1.2 आएगा, ये भी 1.2 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.2 आदमी शादीशुदा है और 1.2 महिलाएं शादीशुदा है। इसका मतलब एक के खाते में केवल एक ही आएगी, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, जनसंख्या के कुल कितने परसेंट लोग शादीशुदा है। तो भाई टोटल कितने लोग शादीशुदा हो गए, 1.2 और 1.2 2.4। और टोटल लोग कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 2 और 3 5। टोटल 5 जनसंख्या है, जिनमें से 2.4 लोग शादीशुदा है। तो मुझे 100 में से निकालना है भाई, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। तो मैंने 20 से गुणा कर दिया दोनों साइड में। तो ये कितना आ जाएगा, टोटल 100 में से 48 लोग क्या है, शादीशुदा है। और यही क्या हो जाएगा, परसेंटेज। तो बोलो कैसा लगा। थोड़ा सवाल ये थोड़ा दिमाग वाला सवाल था, थोड़ा दिमाग लगाना था सवाल के अंदर। अगर आपको अच्छा लगा है तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। बोलो दूसरा तरीका बता दूँ क्या। ये सवाल एलिगेशन से भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता, एलिगेशन से भी आप कर सकते हो। या फिर आप दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तरीका तो कौन सा बताऊँ मैं आपको, बताऊँ। चलो अगला सवाल लेते हैं, ऐसे कर लेना आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो।
एक गांव की जनसंख्या 12,980 है। इसका 7/13 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। पुरुषों का 42% शादीशुदा है। सभी शादियां एक पत्निक है। एक पत्निक का मतलब हो गया एक के खाते में केवल एक ही पत्नी आएगी, दो नहीं आएगी। ये सतयुग की बात हो रही है, अभी ऐसा मामला नहीं है। और शादीशुदा लोग अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। तो भाई अपनी पत्नियों के साथ ही रहेंगे, कौन सा पड़ोसी के साथ में रहेंगे हैं? कैसी कैसी बात करते हैं यार सवाल में, मतलब सवाल बनाने वाला भी पूरा मज़ा लेता है। तो बताइए कि कितने % महिलाएं शादीशुदा है, ये बताना है। तो महिलाओं का जो शादीशुदाओं का परसेंटेज है वो आपको बताना है कितना है। पिछले सवाल में परसेंटेज दिया हुआ था, लेकिन सवाल में परसेंटेज पूछा है इस सवाल के अंदर। तो बताओ शादीशुदा जो लोग हैं वो फिक्स है। फिक्स क्यों है? क्योंकि जितने आदमी शादीशुदा होंगे उतनी ही महिलाएं शादीशुदा होगी, क्योंकि जो शादी है वो एक पत्नी की हुई है। ठीक है, तो शादीशुदा जो लोग हैं वो क्या है, फिक्स है। इतनी बात तो समझ में आ रही है यहाँ तक। अब आपने कहा सर निकालेंगे कैसे? तो आप निकालोगे नंबर, भाई कितने मेल है और कितने फीमेल है और उनका परसेंटेज। तो आप ये बोलोगे सर टोटल 7/13 पुरुष है, मतलब अगर टोटल जनसंख्या 13 है तो 13 में से 7 कौन है, पुरुष। 13 में से 7 पुरुष हो जाएंगे तो बचे हुए कितने हो जाएंगे, 6, वो महिलाएं आ जाएगी। बोलो भाई सही बात है ना? अरे 13 टोटल लोग हैं, 13 में से 7 पुरुष है तो बाकी के जो 6 लोग बच गए वो महिलाएं हो जाएगी। अब इनका जो अनुपात होगा वो उल्टा होगा। उल्टा क्यों होगा? क्योंकि ये जो वैल्यू है वो फिक्स है। तो आपने कहा नंबर 7/6 तो परसेंटेज 6/7 आ जाएगा। मेल का जो परसेंटेज है वो 6 है। सवाल में बोला गया है पुरुषों का 42% शादीशुदा है, तो 6 की वैल्यू 42% है, मतलब कि 7 से गुणा करना है। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49%। बोलो कैसा लगा? अच्छा है ना हमारा मेथड? अरे हमारा ये जो मेथड है अच्छा है ना, फिक्स वाला। कुछ करना ही नहीं है, अनुपात लिखा बस डायरेक्ट आंसर। ये तो मैं इतना आपको लिख के दिखा रहा हूँ, इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मन में ही सोच सकते हो इतना, तो पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। पेन क्या, कुछ भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप मन के अंदर इतनी कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना। आप बोलोगे 7/13 पुरुष हो गए, 13 में से 7 पुरुष है, बाकी 6 महिलाएं, 7/6 वो 6/7 आ जाएगा। 6 की वैल्यू 42 है, मतलब 7 से गुणा करना है, 7 7 49 आंसर। ऐसे मन में कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए लिखता हूँ आपको, बाकी कोई मतलब है नहीं। ओरली आप इस सवाल को कर सकते हैं। देखो आगे बढ़ रहे हैं। देखो भाई सवाल नंबर 6 देखो, एक आदमी की जो इनकम है वो 1500 रुपये बढ़ जाती है और उनका जो टैक्स है वो 24% से घटकर 18% हो जाता है। दोनों ही स्थितियों में 30% आयकर मुक्त होता है। देखो इस लाइन का क्या मतलब है कि मान लेते हैं कि आप 100% कमाते हैं। आप जो कमाते हैं, आपकी जो इनकम है वो 100% है। 30% जो इनकम है वो टैक्स फ्री है, आयकर मुक्त है, मतलब कि 30% इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। तो बाकी की जो बची हुई इनकम है 70%, उस पर टैक्स लगेगा। उस पर टैक्स कितना लगेगा, 24%। तो आपकी जो 70% इनकम है उसके ऊपर 24% टैक्स लगेगा। तो इस लाइन का मतलब हो गया कि 30% इनकम पर टैक्स फ्री है, नहीं लगेगा। बाकी की जो बची हुई 70% है उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या है, यहाँ पर ये दोनों ही स्थितियों में ऐसा है, दोनों ही स्थितियों में 30% फ्री है, टैक्स फ्री है। तो अगर दोनों ही स्थितियों में है तो सवाल के आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इस लाइन को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि भाई हम तो अनुपात निकालेंगे ना। तो दोनों ही स्थितियों में अगर 30% फ्री है तो 70% से 70% कट जाएगा, अनुपात में तो कट जाता है ना, ठीक है। तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रारंभिक आय क्या होगी यदि समान आयकर चुकाता है? तो जो टैक्स है वो क्या है, समान। तो देखो मुझे टैक्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर मुझे टैक्स निकालना है तो आप ये बोलोगे सर इनकम कितने रुपए कमाता है और टैक्स रेट कितने % से टैक्स लग रहा है। तो आप बोलोगे सर टैक्स तो फिक्स है, सवाल में बोला गया है ना समान आयकर चुकाता है, फिक्स है। जब ये फिक्स होगा
तो इनका जो अनुपात होगा वो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। तो आपने कहा सर पहले 24% टैक्स लगता था और अभी 18% लगता है, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। तो ये अनुपात 4/3 आ गया। तो इनकम का अनुपात कितना आएगा, 3/4 आएगा। ठीक है। अब इनकम 1500 रुपये बढ़ जाती है, यहाँ देख के बताओ कितनी बढ़ गई। तो आप बोलोगे सर 1 बढ़ गई, इस 1 की वैल्यू है 1500। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रारंभिक आय। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 तिया 4500 रुपये। तो भाई पहले 4500 रुपये कमाता था और अभी 6000 रुपये कमाता है। ठीक है, तो सवाल का आंसर आ जाएगा 4500 रुपये। बोलो समझ में आया क्या। ऐसे ही हल्के फुल्के सवाल एग्जाम में आएंगे और आपको उड़ाने हैं सवाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल ले रहे हैं। देखो सेम टू सेम सवाल ले लेता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो एक और सवाल ऐसा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई सवाल नंबर 7 देखो। एक आदमी की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला जो टैक्स है वो 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही टैक्स भरता है। तो इसका मतलब जो टैक्स है वो क्या है, फिक्स है। जो टैक्स है वो क्या है, फिक्स है। अगर वो फिक्स है तो उनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। तो भाई मैंने बहुत ही सिंपली यहाँ पे लिखा कि जो टैक्स है, जो इनकम टैक्स है वो इनकम गुणा टैक्स रेट। ठीक है, तो आप बोलोगे सर टैक्स रेट है 12% से 10% हो गई, पहले 12% था अब 10% है, तो अनुपात कितना आ गया, अनुपात आ गया 5/6, सॉरी अनुपात आ गया 6/5। तो इनकम कितनी हो जाएगी, 5/6। तो इनकम कितनी बढ़ गई भाई, 1 बढ़ गई। इस 1 की वैल्यू सवाल में 1.2 है। तो हमें क्या निकालनी है, उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी है। तो हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, 12 × 72 7.2 लाख, 7.2 लाख उसकी वार्षिक इनकम है भाई। 1.2 एल है ना, ये एल लाख है यहाँ पे, है ना। तो 7.2 लाख इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो लल्लू ही सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, कर सकते हो तुम भी। एक आदमी की आय 2.6 लाख रुपए से बढ़ जाती है, लेकिन उस आय पर जो टैक्स है उतना ही भरना पड़ता है। मतलब कि जो टैक्स है वो क्या है, फिक्स है। टैक्स उतना ही भरना पड़ता है। इस बात का क्या मतलब है कि जो टैक्स लग रहा है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, वह 17.1% से 13.3% तक कम हो जाता है। दोनों ही स्थितियों में 35% आयकर मुक्त है। अब देखो 35% जो इनकम है वो टैक्स फ्री है, वो क्या है, टैक्स फ्री है। दोनों ही स्थितियों में ऐसा है, तो हम इस बात का कोई मतलब नहीं समझेंगे, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में ऐसा है। तो दोनों स्थितियों में ऐसा है तो वो कट जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आपने कहा सर जो टैक्स रेट है वो कितनी है, वो पहले 17.1 थी, बाद में 13.1 हो गई। तो अनुपात कितना आ गया, 13.3 है ना, सॉरी। तो 1990 171 और 1970 133, तो ये 9/7 आ गया। तो जो इनकम का अनुपात होगा वो उल्टा हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। ठीक है, अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं। इनकम टैक्स IT, इनकम टैक्स ये क्या है, फिक्स है। तो आपने कहा सर जो इनकम का अनुपात है वो 7/9 हो जाएगा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसने कहा 35% आयकर मुक्त है, तो भाई 65% इनकम पर हमारा टैक्स लगेगा, इस पर भी 65% इनकम पर। तो ये 65 से 65 कट जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना, इस बात का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। तो आपने कहा सर इनकम कितनी बढ़ जाती है, 2 बढ़ जाती है। 2 की वैल्यू कितनी है, 2.6। 2 की वैल्यू 2.6 है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 1.3। हमें क्या निकालनी है, प्रारंभिक आय। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13×5 65, 13×6 78, 13×7 91। तो ये आ जाएगा 9.1 लाख रुपए, 9.1 लाख। ठीक है, अरे बोलो भाई ये साल का कितना रुपया कमाता है, 9 लाख रुपए कमाता है एक साल में। तो देख लो भाई तुम्हारी कितनी इनकम है सालाना, अपने हिसाब से लगा लो आइडिया। बोलो कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है।
ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। दो संख्याओं को गुणा करने पे अगर कोई फिक्स वैल्यू आ रही है तो उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे के उल्टा होगा। इतनी बात हम कल की क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, मैंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल उसमें करवाए थे। लगभग हमने 30-35 सवाल उसमें किए हैं, तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं अगले सवाल पर। इजाज़त है आपकी आगे बढ़ने की। देखो भाई अगला सवाल देखो, अगर आपकी इजाज़त नहीं है तो भी अगला सवाल देखना तो पड़ेगा। देखो भाई कभी कभी ऐसे फर्जी सवाल भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तुच्छे मुच्छे सवाल है, एग्ज़ाम में टपक पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि ये सवाल कैसे होगा तो भाई आपके लिए बहुत बड़ा सवाल ये एग्ज़ाम में बन सकता है तो तुच्छा मुच्छा सवाल ही अभी मैं बताऊंगा, तब आपको पता लग जाएगा। देखो सवाल में क्या बोला है, पहले तो मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि मान लेते हैं आपकी जो इनकम है, जो आय है, वो मान लेते हैं कि 100 रुपये है। आप 100 रुपये महीने का कमाते हैं और इसमें से टैक्स भर देते हैं। आप कितना भरते हैं टैक्स, मान लेते हैं 10 रुपये आप टैक्स भर देते हो, तो आपकी जो शुद्ध आय होगी, आपकी जो शुद्ध आय होगी वो कितनी होगी, 90 रुपये। शुद्ध आय का मतलब हो गया जितना पैसा आप घर पे लेके जाओगे आपकी इनकम में से, वो शुद्ध आय है। 90 रुपये आपकी इनकम है। ठीक है भाई, 100 रुपये तो कमाते हैं लेकिन 10 रुपये टैक्स में गया, तो 90 रुपये आपका क्या है, नेट प्रॉफिट है, सॉरी नेट इनकम है। ये नेट प्रॉफिट नहीं होगा, नेट इनकम हो जाएगी। और ये टैक्स हो जाएगा टी, ये हमारी इनकम हो जाएगी। समझ रहे हो ना हमारी बात को। तो आप मुझे ये बताओ, आप मुझे एक छोटी सी बात बताना कि जितना टैक्स बढ़ जाएगा, जितना टैक्स बढ़ जाएगा, इनकम तो आपकी फ़िक्स है, इनकम तो आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 100 ही कमाओगे, तो जितना टैक्स बढ़ जाएगा नेट इनकम उतनी कम हो जाएगी ना। जैसे मैंने कहा टैक्स बढ़ के 20 हो गया, तो आपने कहा अगर टैक्स 20 हो गया तो मेरी नेट इनकम 80 हो जाएगी, तो मैंने टैक्स को 10 बढ़ा दिया तो मेरी नेट इनकम 10 कम हो गई ना। तो आपने कहा सर जितना टैक्स बढ़ जाएगा उतनी मेरी नेट इनकम कम हो जाएगी, तो आपने कहा सर टैक्स 19% बढ़ गया, जो टैक्स है, टैक्स का जो 19% है, टैक्स अगर 19% बढ़ गया तो मेरी जो इनकम है नेट इनकम, वो नेट इनकम कितनी कम हो जाएगी, 1%। तो ये दोनों चीज़ें बराबर होगी ना भाई। तुम टैक्स का 19% निकाल दो या नेट इनकम का 1% निकाल दो, दोनों चीज़ें बराबर है। यहाँ भी देखो 10 बढ़ाया तो 10 कम हो गया, दोनों बराबर है ना, 10-10। तो आपने कहा टैक्स का 19% और नेट इनकम का 1% क्या होगा, बराबर होगा। वैल्यू इनकी क्या होगी, बराबर होगी। प्रतिशत में अलग अलग है लेकिन जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। ठीक है, चलो जी। तो आपने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ से अगर मैं टैक्स और नेट इनकम का अनुपात निकालो तो कितना आएगा, टैक्स कितना आ जाएगा 1, नेट इनकम आ जाएगी 19। तो मुझे पता लग गया, मुझे क्या पता लग गया कि मेरा जो टैक्स है वो 1 है और जो मेरी नेट इनकम है वो 19 है। तो भाई मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, 20। भाई 20 में से मैं 1 टैक्स पे करूँगा तभी तो 19 बचेगा ना। अब सवाल में पूछा गया इनकम की दर बताओ, तो भाई 20 पे जो टैक्स लगता है वो 1 है, 1 टैक्स लगता है 20 पर, तो 100 पर कितना लगेगा, तो आप बोलोगे सर 5%। टैक्स की जो रेट है वो आ गई 5%। बोलो कुछ समझ में आया क्या। देखो ये सवाल इतना लंबा नहीं था लेकिन मुझे समझाने में आपको टाइम तो लगेगा ही ना, समझाऊंगा, इतना लिखोगे थोड़ी एग्जाम के अंदर तुम। आपको एग्जाम में केवल ये वाली लाइन लिखनी है बस, ये वाली, और ये निकाल के सवाल ख़त्म कर देना है, ये थोड़ी लिखना है, ये तो मैंने समझाया है। तो ऐसे कर लोगे, जब भी एग्ज़ाम में सवाल आएगा तो ऐसे कर लोगे क्या। आगे बढ़ जाएं, समझ में आ गया सबको। कोई भी माई का लाल ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, सभी माई के लाल को समझ में आ गया। चलो अगला सवाल देखो जी, फिर आ गया तो देर किस बात की। लो भाई सवाल नंबर 10 बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। ये जो सवाल है हम रेशियो में भी पढ़ते हैं और परसेंटेज में भी इस सवाल के मायने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो परसेंटेज आ रहा है ना।
तो रेशियो में भी ये सवाल शायद मैं करवा चुका हूँ, अगर आपको याद है तो इस सवाल को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं अगर आपने रेशियो वाली क्लास देखी है, पढ़ी है तो। वरना यहाँ तो मैं बताऊँगा, ये देखो क्या है। तो आपने कहा ए बी सी 3 लोग हैं भाई, ए बी और सी। आपने कहा सर इनकी इनकम का योग 81,000 रुपये। ए बी सी कर्मा से अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। तो मुझे बताओ ये 80% खर्च करता है तो बचाएगा कितना? 20%। ये 85% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? सेविंग कितनी हो जाएगी? 15%। इस भाई साहब की जो सेविंग है वो कितनी है? 25%। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं है? चलो, तो मैंने इनकी सेविंग निकाल दी। अब सेविंग का अनुपात हमें दिया हुआ है कि 8, 9, 20 है। तो 20 की वैल्यू अगर मैं 8 करूँगा, 20 की वैल्यू 8 करूँगा तो कुछ कटेगा नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि 20 से कट जाए, 1% की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, इसलिए। तो आपने कहा सर ये अनुपात ही तो है, अनुपात को आप जिससे चाहो गुणा कर सकते हो, जिससे चाहो भाग कर सकते हो। तो ये जो अनुपात है इसको मैं 10 से गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 80, 90 और 200। बोलो अनुपात पर कोई फ़र्क पड़ेगा? गुणा भाग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपने कहा सर ये 80 रुपये बचाता है तो 20% की वैल्यू आ गई 80। ये 90 रुपये बचाता है तो 15% की वैल्यू आ गई 90। ये 200 बचाएगा तो 25% की वैल्यू आ गई 200। बोलो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ़ है तो आप बोल सकते हो, कोई तकलीफ़ नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि 20% की वैल्यू अगर 80 है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 4 आ जाएगी। 15% की वैल्यू 90 है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 15 छिक्का 90, 6 आ जाएगा। 25% की वैल्यू 200 है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 8। तो मैंने सबका 1-1% निकाल दिया। अब इनका जो अनुपात है, 1% का जो अनुपात है वो कितना आ गया? 4, 6, 8। ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ इनकी इनकम का अनुपात ये होगा 4, 6, 8। भाई 1% का अनुपात निकालूं चाहे मैं 100% का अनुपात निकालूं, बात तो बराबर है। अगर मैं 100% का भी अनुपात निकालूंगा तो 2 जीरो चिपकाऊंगा, तो ये 400 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। तो अनुपात में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा इनकी इनकम का अनुपात आ गया ये, ठीक है, इनकम आ गई सर। अब इनकम का जो टोटल योग है वो 81,000 है। यहाँ पे टोटल योग कितना हो जाएगा? 4, 6, 10 और 8, 18। टोटल जो योग है वो कितना हो गया? 18। 18 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 81,000। तो 9 से काटूंगा तो 9 दूनी 18 और नंबर 81। 2 की वैल्यू 9,000 आ गई। मुझे निकालनी है ए की इनकम निकालनी है, मतलब मुझे 4 की वैल्यू निकालनी है। 2 की वैल्यू 9,000 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18,000। तो 18,000 हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। 18,000 हमारा सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, लल्लू ही सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर, फर्जी सवाल था। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखो। लो भाई कमीशन वाले सवाल आ गए। तो जो कमीशन वाले सवाल है वो CGL में तो आज तक आए नहीं है, SSC ने तो आज तक पूछे नहीं है। इस बार के मेंस में आ जाए तो अलग बात है। इस बार का जो मेंस होगा उसका होने के बाद में पता चलेगा कि भाई कमीशन वाले सवाल पूछे जाएंगे या नहीं जाएंगे। उम्मीद तो है पूरी आ सकता है अब की बार। देखो क्या है, फिर भी आपको आइडिया रहना चाहिए कि इस प्रकार के जो सवाल है वो होते कैसे हैं। देख लो, एक एजेंट को 10,000 रुपये की बिक्री तक 5% कमीशन मिलेगा। अगर ये 10,000 रुपये का माल बेच देगा तो उसको 5% कमीशन दिया जाएगा, और अगर 10,000 से ऊपर का माल इसने बेचेगा तो इसको 4% कमीशन और मिलेगा। यदि कुल बिक्री पर जो कमीशन है कमीशन मिलेगा, मतलब कि जो कमीशन मिलेगा वो एजेंट को मिलेगा। भाई एजेंट की कमाई हो जाएगी ना कमीशन। तो अगर आप 50 रुपये बेच रहे हो, 100 रुपये के माल बेच रहे हो, 10% आपको कमीशन मिलेगा, तो वो 10% कमीशन हो तो आपकी जेब में जाएगा ना। समझ रहे हो ना? कमीशन का मतलब हो गया कमाई। एजेंट की जो इनकम है वो कमीशन हो गया।
यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर इसने अपनी कमीशन काट लिया, काटने के बाद में बाकी का जो पैसा बच गया वो कंपनी को जमा करा देता है, तो ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री की। तो निकाल देते हैं। तो आपने कहा जी जो ये एजेंट है 10,000 रुपये की बिक्री होगी तो इसको 5% कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन 10,000 से ऊपर की बिक्री होगी, 10,000 से अगर अधिक की बिक्री होगी तो इसको 4% कमीशन मिलेगा। और बाकी अपना कमीशन काटने के बाद में कंपनी के जो खाते में जाएगा, कंपनी के खाते में कितना जाएगा, वो जाएगा 38,300। बोलो यहाँ तक ठीक है। अभी मैंने सवाल ही लिखा है और कुछ भी नहीं किया, मैंने केवल सवाल ही लिखा है। अब देखो मुझे पता है कि यहाँ 4% कमीशन मिलेगा, यहाँ 5% कमीशन मिलेगा, पता है मुझे। अब आप देखो मैं इसको नहीं छेड़ सकता। इसको क्यों नहीं छेड़ सकता? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये जो 4% है ये कितने रुपयों का है। भाई यहाँ पे कितने पैसे हैं मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि यहाँ कितने रुपए हैं, नहीं पता ना। मुझे तो यहाँ पता है कि यहाँ 10,000 रुपये हैं, तो मैं इसको छेड़ सकता हूँ। तो भाई छेड़ देता हूँ, छेड़ने में कोई बुराई नहीं है। देखो तो यहाँ पे 4% है, तो मैं यहाँ भी 4% बना लेता हूँ। तो आपने कहा सर जब आप यहाँ 4% बनाओगे तो फिर ये 1% कहाँ जाएगा? 1% का मतलब हो गया 10,000 का अगर मैं 1% निकालूंगा तो कितने रुपए आ जाएंगे? 100 रुपये। जब आप यहाँ पे 4% बना दोगे तो ये जो 100 रुपये ये कहाँ जाएंगे? ये कंपनी के खाते में चले जाएंगे। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने 10,000 रुपये तक की बिक्री को 4% कमीशन पे दे दिया, और 10,000 से ज़्यादा की बिक्री होगी तो भी 4% कमीशन पे दे दिया। तो ये जो 1% है, 1% का मतलब हो गया 100 रुपये, ये कंपनी के खाते में चला जाएगा। पहले कंपनी के खाते में 38,300 जाता था, अब 100 रुपये और जाएगा तो कितना जाएगा? 38,400 रुपये। बोलो ये वाली कहानी समझ में आएगी आपको? तो आपने कहा सर 4% कमीशन यहाँ भी मिल रहा है, 4% कमीशन यहाँ भी मिल रहा है, इसका मतलब टोटल जो बिक्री हुई है, जो टोटल बिक्री हुई है, टोटल सेल पर उसको 4% कमीशन मिलेगा। भाई यहाँ भी 4%, यहाँ भी 4%, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल बिक्री पर उसको 4% कमीशन मिलेगा। अगर 100% की बिक्री हुई है तो 4% तो 4% तो उसकी जेब में जाएगा, और बाकी का जो 96% बच गया वो कंपनी के खाते में जाएगा। तो भाई 4% तो इसका कमीशन हो गया, बाकी जो 96% बच गया वो कंपनी के खाते में जाएगा, और कंपनी के खाते में गया कितना है? 38,400। तो 96% की वैल्यू आ गई 38,400। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? ये 96 से कितनी बार कटेगा? 4 बार कट जाएगा। देखो यहाँ पे 4 आ रहा है ना, और 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो जब 4 से गुणा करूँगा तो इकाई अंक 4 आएगा, तो इससे ये 4 बार घटेगा। तो 1% की वैल्यू आ गई 400। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40,000। तो भाई कुल बिक्री कितने रुपए की हुई है? 40,000 की। 40,000 रुपये की बिक्री हुई है, सवाल का आंसर आ गया 40,000। तो बोलो समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा, अरे हल्का हल्का समझ में आ रहा है, हल्का फुल्का। चलो एक सवाल और कर लेते हैं कमीशन पर, बढ़िया सवाल ले लेते हैं। और देखो ये सवाल देख लो, ये भी कमीशन के ऊपर ही है, ये भी बढ़िया सवाल है। इससे आपको थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी। सवाल क्या बोल रहा है? एक विक्रेता को 15,000 रुपये की बिक्री तक 12% कमीशन मिलता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 1% कमीशन ज़्यादा मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 7,650 रुपये है, उसकी कुल कमाई, यहाँ पे सवाल के अंदर दिया हुआ है उसकी कुल कमाई, उसको जो टोटल कमीशन मिला उस कमीशन की वैल्यू है 7,650 रुपये। समझ गए ना तुम? पिछले सवाल के अंदर हमको दिया हुआ था कंपनी में कितना जमा कराया, यहाँ पे उसकी कमाई दी हुई है।
तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की, टोटल सेल निकालनी है। तो आपने कहा ये टोटल बिक्री हो गई, ये 15,000 रुपये की बिक्री हो गई, ये 15,000 से ज़्यादा की बिक्री हो गई। अब 15,000 तक की बिक्री पे 12% कमीशन मिलेगा, और ज़्यादा की बिक्री करेगा तो 1% कमीशन ज़्यादा मिलेगा। मतलब 12% तो यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 1% कमीशन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना। यदि उसकी कुल कमाई 7,650 रुपये है, तो आपने कहा सर यहाँ पे उसकी जो कमाई है वो 13% है। उसकी जो कमाई है वो सवाल में दी हुई है 7,650 रुपये। ठीक है, यहाँ तक ये सवाल हो गया। अब मैं देखो इसको तो नहीं छेड़ सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता नहीं है कि क्या वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 15,000 है मुझे पता है, तो इसको मैं छेड़ सकता हूँ। यहाँ पे 13 है तो मैं यहाँ पर भी 13 बना लेता हूँ। तो आपने कहा सर मैं इसमें 1% जोड़ देता हूँ, तो 15,000 का 1% कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर 150 रुपये। तो 150 रुपये इसकी कमाई ज़्यादा कर दी भाई मैंने। 150 रुपये मैंने इसकी जो कमाई है वो क्या कर दी, ज़्यादा कर दी। यहाँ पे 13% है, मैंने यहाँ भी 13% बना लिया। जब मैं यहाँ पे 13% बनाऊँगा तो इसकी जेब में 150 रुपये ज़्यादा जाएंगे। पहले इसकी जेब में कितने जा रहे थे, 7,650, लेकिन अब इसकी जेब में कितने रुपये जाएंगे, 150 रुपये ज़्यादा जाएंगे। तो टोटल कितने जाएंगे, 7,800 रुपये। तो आपने कहा सर ये 13% कमीशन खाएगा, यहाँ भी 13% है, यहाँ भी 13% है, तो इसकी जेब में कितना कमीशन जाएगा, 13%। और 13% की वैल्यू आपको दे रखी है 7,800। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13×6 600 रुपये। 100% कितना आ जाएगा, 60,000। तो 60,000 रुपये की बिक्री करेगा। टोटल बिक्री कितनी आ गई, 60,000। 60,000 हमारा सवाल का आंसर है। तो बोलो कर लोगे ऐसे सवाल, अरे ऐसे सवाल कर लोगे, थोड़ा क्लियर हुआ। चलो कमीशन के ऊपर बनने वाला बहुत ही लग्जरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा हार्ड सवाल पूछता हूँ, उससे आपके दिमाग के जो भी कॉम्प्लेक्सिस है वो सारे निकल जाएंगे, जो भी आपका डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद में नया टाइप शुरू करेंगे। ये बढ़िया सवाल है, रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, मज़ा आएगा। देखो क्या है, एक सेल्समैन को टोटल सेल पर 11% कमीशन मिलता है। यदि जो सेल है 15,000 रुपये से ज़्यादा की होती है तो 4% कमीशन बोनस के रूप में मिलता है। ये 11% तो मिलता ही मिलता है, 4% बोनस और मिलता है। वाह, बॉस खुश हो गया भाई, कंपनी का जो मालिक है वो बॉस, वो खुश हो गया, 4% बोनस दे रहा है। भाई मेरे जाबाज ने 15,000 रुपये से भी ज़्यादा माल बेच दिया यार इस महीने, मानना पड़ेगा भाई। तो 4% कमीशन दे रहा है। यदि टोटल 1,980 रुपये कमीशन के होते हैं तो बोनस कितना मिला। तो देखो बढ़िया सवाल है, मज़ा आएगा। थोड़ा सा अलग सवाल है, ध्यान से समझना। अभी तक हमने 2 सवाल किए थे, उनसे अलग सवाल है। तो आपने कहा 15,000 रुपये से 15,000 पे इसको 11% कमीशन मिलेगा। 15,000 रुपये से ज़्यादा की सेल होगी तो भी इसको 11% कमीशन मिलेगा। मतलब टोटल सेल पे इसको 11% कमीशन मिल रहा है, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11। लेकिन एक बात और बोली गई है कि 15,000 रुपये से ज़्यादा होगा तो इसको 4% बोनस भी मिलेगा। ये 4% इसका क्या आ गया, बोनस आ गया। ठीक है भाई। तो आप ये देखोगे इसको टोटल कितना मिल गया, इसको यहाँ पर 15% कमीशन मिल गया टोटल। चलो अच्छी बात है। अब सवाल में बोला गया है कि उसको 1,980 रुपये कमीशन मिलता है। तो जो कमीशन है वो कितने रुपए मिलता है भाई, 1,980 रुपये। 1,980 रुपये। अब आपने कहा कि मुझे बोनस निकालना है, मुझे 4% की वैल्यू निकालनी है। मुझे क्या निकालना है, 4% की वैल्यू। तो 4 से कटने वाली संख्या देख लो, ये 4 से नहीं कटेगी, ये आंसर नहीं है। ये 4 से नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं है। ये 4 से कटेगा, ये आंसर हो सकता है। ये 4 से कटेगा, ये भी आंसर हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, या तो ये आएगा या ये आएगा। देख लेते हैं कौन सा आएगा। तो आपने कहा यहाँ इसको कितने रुपए कमीशन के मिल जाएंगे, 15,000 का 11%। 15,000 का 11%, 2 0 से 2 0 गया तो ये कितना आएगा, 0। 11 5 55 का 5 हासिल 1, 11 1 12।
₹1250 इसको यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पे इस भाई साहब को कितने रुपए मिल जाएंगे? ₹1250। लेकिन आपने कहा सर इसको टोटल ₹1980 मिलते हैं, तो भाई ₹1250 तो वहाँ मिल गए, बाकी के जो शेष बच गए वो कहाँ पे मिलेंगे? सही किया है ना मैंने, 0 से 0 कट गया, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 2 गया 7, ठीक है 730। तो आपने कहा कि ये जो 730 रुपये हैं, ये जो 730 रुपये हैं, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मामला भाई। 15,000 का 11% में निकालूंगा तो 1250 ही आएगा ना। गलत कर दिया गया हमने, 11 को 0 से गुणा किया, 11 पंचो 55, 5 आ गया, हासिल का 5 लगेगा, 11 एकम 11, 11 और 5, 11 और 5 16 हो जाएगा, है ना, 16 आएगा यहाँ पे। 1650 रुपये इस भाई साहब को यहाँ पे मिलते हैं। 15,000 का 11% आ गया 1650 रुपये। तो बाकी के जो रुपए हैं, बाकी के जो रुपए हैं वो कहाँ मिलेंगे? बाकी के जो 330 रुपये हैं वो यहाँ पे मिलेगा। लेकिन आप बोल रहे हो कि सर यहाँ तो 15% मिलता है, तो 15% की वैल्यू 330 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 एकम 15, 15 दूना 22, 15 दूना 22 होता है क्या भाई? मुझे तो आज पता चला यार 15 दूना 22 भी होता है, तुमने आज तक बताया नहीं मुझे। 15 दूना 22 होता है यार। हाय, आर्यभट्ट को फ़ोन लगाना पड़ेगा, उसने तो कहा था 15 दूनी 30 होता है, यहाँ तो 15 दूनी 22 आ रहा है, 22 आ रहा है। तो देखो 15 का जब मैं भाग दूंगा तो आप बोलोगे सर 15 दूनी 30 हो गया, फिर 3 बचेगा 0, 15 दूनी 30 हो गया, 1% की वैल्यू 22 आ गई, तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4% की वैल्यू आ जाएगी 22 चौक 88। तो इस भाई साहब को जो बोनस मिलेगा वो 88 रुपये का मिलेगा। बोलो कैसा लगा? अच्छा सवाल था, मज़ा आया नहीं आया? आया ना मज़ा? चलो अब अगला सवाल लेते हैं। अब CGL मेंस में आया हुआ सवाल दिखाता हूँ मैं आपको, कैसे सवाल अभी एग्जाम में आ रहे हैं, लल्लू सवाल पूछे जाते हैं। लो भाई सवाल नंबर 14 देख लो, CGL मेंस 2022 में आया हुआ सवाल है। अभी जो पिछला मेंस हुआ था 2022 में, उसमें ही पूछा गया था ये सवाल। इसका जो लल्लूपन है वो लल्लूपन मैं आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर और सुशील है। एक परीक्षा में B ने A द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक अंक प्राप्त किए और A ने C द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 10% कम अंक प्राप्त किए। D ने C द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त किए, तो D द्वारा प्राप्त अंक A के द्वारा प्राप्त अंकों से कितने % अधिक है वो बताना है। तो बता देते हैं। तो भाई 4 लोग हैं, A, B, C और D। सवाल में बोला गया है, पीछे से शुरू कर लेते हैं लास्ट से। ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो लास्ट से शुरू करना थोड़ा सा अच्छा रहता है। देखो सवाल में बोला है कि D ने C द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। किसने किए हैं? C ने, अच्छा सॉरी D ने। D ने C से ज़्यादा, D ने C से ज़्यादा। बोलो सही लिखा है क्या मैंने? सही लिखा है ना? सवाल में यही तो बोला गया है कि जो D है, इस D ने C से 20% ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो ये 20% ज़्यादा हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई क्लियर है? सब क्लियर है एकदम अनकट की तरह? ठीक है। देखो फिर इसने क्या बोला है कि जो C बंदा है, सॉरी इस A ने C द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 10% कम अंक प्राप्त किए, तो C ने 100 किए हैं, ये भाई साहब 10% कम अंक प्राप्त करेगा, तो कितना करेगा? 90 करेगा। अब देखो यहाँ पे हमें जो कंपैरिजन करना है वो A और D में करना है। किस में करना है? D और
ए में करना है, मतलब बी का कोई काम नहीं है। यहाँ पे कितना आएगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सवाल के आंसर पर, इसका कोई यूज नहीं है। अगर इसका कोई यूज नहीं है तो ऊपर वाली लाइन का भी कोई यूज नहीं है। ऐसे ही सवाल को लंबा करने के लिए दी हुई ये लाइन फालतू की लाइन है। हमें क्या बताना है कि जो डी है ए द्वारा प्राप्त अंकों से कितना % ज़्यादा है। तो भाई कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 30 ज़्यादा है। अगर 90 पे 30 ज़्यादा है तो 100 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 1/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3%। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। देख लिया ना, इसका जो लल्लूपना आपने देख लिया। ऐसे ऐसे फर्जी सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बोलो क्या करें। फर्जी सवाल है, कुछ नहीं कर सकते, ना तुम कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ, हम दोनों ही कुछ नहीं कर सकते भाई। लड़के तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, लड़के तो देख के आ जाते हैं बस। देख लो, रास्ते में जा रहे होते हैं और इनको दिख जाता है कि वो छत पे खड़ी है, बालकोनी में खड़ी है और अपने बाल सुखा रही है, तो बस जाते हैं बालकोनी के नीचे खड़े हो जाते हैं और बालों को छिड़काने पर जो अमृत बरस रहा होता है उसको लेके उसको पी के आ जाते हैं। तो लड़कों का तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, क्या ही उम्मीद लगाए उनसे। ठीक है, इनको तो भाई अमृत की पड़ी है, अमृत के पीछे भागते रहते हैं। वेरी बैड। चलो देखो, 33 से ही 1/3% हमारा आंसर आ गया। मैं भी आपसे फालतू बातें करने लग गया, फटाफट क्लास ख़त्म करते हैं। 2-4 सवाल और करवा देता हूँ, क्लास लंबी हो जाएगी वरना, और इतनी रात भी हो गई है, मुझे भी नींद आ रही है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो 15 नंबर। देखो CGL मेंस 2022 में आया हुआ एक और खूबसूरत सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस सवाल में क्या करेंगे, ये जो सवाल है हमने एवरेज में भी पढ़ा था। अगर आपने एवरेज की क्लासें देखी है तो आपको पता होगा कि इस प्रकार के सवाल हम एवरेज में भी कर चुके हैं, लेकिन परसेंटेज में भी आया है तो कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। देखो, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 45 है, जिसमें से 33 सही 1/3% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। गणित में लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में 66 सही 2/3% ज़्यादा है। यदि सभी छात्रों का औसत अंक 78 है तो लड़कियों का औसत अंक कितना है। तो मैंने यहाँ बड़े ही प्यार से लिखा बॉयज और यहाँ पे लिखा गर्ल्स। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, नंबर। अब आप ये बोलोगे सर 33 सही 1/3% लड़के हैं, इसका मतलब कितना होता है। इसका मतलब होता है 1/3। 3 में से एक कौन है, लड़का। 3 में से एक लड़का है तो बाकी की जो बची हुई 2 है वो लड़कियां हो जाएगी। बोलो ये बात समझ में आ रही है, इतनी सी कहानी समझ में आ रही है। देखो बाकी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज। तो आपने कहा सर लड़कियों का जो औसत अंक है वो लड़कों से ज़्यादा है, भाई लड़कियाँ पढ़ने में ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई। इसका मतलब कितना होता है, कोई मुझे बताएगा। इसका मतलब होता है 2/3। भाई 33 से ही 1/3% का मतलब 1/3 है। जब इसको 2 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 2/3। तो आपने कहा लड़कों का अगर 3 है, लड़कों का अगर 3 है तो लड़कियों का 3 पे 2 ज़्यादा होगा तो ये 5 हो जाएगा। बोलो ये कहानी इतनी समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ, सम निकाल रहा हूँ। सम का मतलब होता है योगफल। तो सम कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे सर सम निकालना है तो एवरेज को संख्या से गुणा कर दो, ये होता है सम, एवरेज इंटू नंबर। तो जब इनका सम कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 आएगा, इनका आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 आ गया। टोटल सम कितना आ गया, 13। अब मुझे टोटल एवरेज निकालना है, टोटल एवरेज।
क्या निकालना है? टोटल एवरेज। लड़कों का अलग नहीं निकालूंगा, लड़कियों का अलग नहीं निकालूंगा, लड़का और लड़की दोनों का एक साथ निकालूंगा टोटल एवरेज पूरी क्लास का। तो आप ये बोलोगे सर पूरी क्लास का जो योगफल है वो है 13 और पूरी क्लास में जो टोटल संख्या है वो कितनी है? 2 और 1 3। तो जब योगफल में संख्या का भाग दूंगा तो एवरेज आ जाएगा। टोटल एवरेज की जो वैल्यू है सवाल में कितनी दे रखी है? 78। सभी छात्रों का औसत अंक 78 है। 13 एकम 13, 13 छिग्गा 78। तो ये 3 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 तिया 18। बोलो, ये 3 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो 6 तिया 18 हो गया 1 की वैल्यू। हमें निकालना है लड़कियों का औसत अंक। तो लड़कियों का जो औसत अंक है वो कितना है? 5। 1 की वैल्यू 18 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 5 की वैल्यू आ जाएगी 90। तो सवाल का आंसर हो गया 90। तो ये जो सवाल है मेंस में आया है, अभी पिछली बार ही आया था 2022 में। और ये जो सवाल है हम एवरेज में भी पढ़ चुके हैं अगर आपको याद है तो। अब देखो एक और लल्लू सवाल दिखाता हूँ मैं आपको। ये भाई हमारा फेवरेट सवाल है, तुम्हारे भाई का फेवरेट सवाल आ चुका है, मेंस 2022 में ही आया हुआ सवाल है। देखो भाई हमारा फेवरेट सवाल देख लो। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सवाल जो मैंने किया, इसको बहुत ही अच्छा लगा। देखो क्या बोल रहा है ये, ए की आय बी की आय के 80% है। तो 80% का मतलब कितना होता है? 80% का मतलब होता है 4/5। तो मैंने यहाँ बड़े ही प्यार से लिखा ए और यहाँ बहुत ही सुंदर और सुशील तरीके से लिख दिया बी। सवाल में बोल रहा है ए की जो आय है बी की आय का 80% है। अगर बी की आय 5 हो जाएगी तो इसकी 4 हो जाएगी। बोलो ये कहानी समझ में आई नहीं आई? अरे ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना ये। फिर सवाल में क्या बोला गया है? ए का जो खर्च है बी के खर्च का 60% है। 60% का मतलब क्या होता है? 60% का मतलब होता है 3/5। ए का जो खर्च है बी के खर्च का 60% है। अगर बी का खर्च 5 है तो भाई 5 का 60% कितना हो जाएगा? 3। ये हो गया 3। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकम और यहाँ पर एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सेविंग। तो सेविंग कैसे निकालूंगा भाई? इनकम में से खर्चे को माइनस कर दूंगा तो सेविंग आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें जो कंडीशन दी हुई है उसको फुल कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? फुल और फिल का मतलब हो गया संतुष्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, जब तक संतुष्ट नहीं होगा मामला तब तक बात नहीं बनेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? देखो समझ गए होंगे समझने वाले। यदि ए की जो इनकम है बी के खर्चे का 90% है, इस जो लाइन का मतलब है वो हमें क्या कराना पड़ेगा? इसके अंदर सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो आपने कहा ए और बी। ए की इनकम, यहां मैंने लिखा ए की आय बी के वे, बी का वे आ जाएगा भाई, बी का वे। ठीक है, बी के वे के 90% के बराबर है। अगर बी का वे 100 मान लेता हूं मैं तो आय कितनी हो जाएगी? 90% के बराबर है। तो अनुपात कितना आ गया? अनुपात आ गया 9:10। बोलो ये कहानी आपको समझ में आई? ये जो कहानी मैंने इधर लिखी आपको समझ में आई? तो आप बोलोगे गुरुजी आ गई। आगे बढ़ो। तो यहाँ पे देखो ए की आय, ए की जो आय है वो कितनी है? 4। और बी का खर्चा कितना है? 5। 4 और 5 को मुझे किस अनुपात में लेके जाना है? 9:10 में। तो अगर किसी को भी किसी अनुपात में बांटना हो, किसी अनुपात में तोड़ना हो तो सबसे पहले उनको बराबर कर लो। क्या कर लो? बराबर। एलिगेशन में हमने आपको सिखाया था कि किसी भी अनुपात को अगर बांटना है तो उसको बराबर कर लो। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। 4 और 5 बराबर कहाँ पर होते हैं? 20 पर। भाई 4 और 5 का जो एलसीएम आता है 20 आता है ना। तो 20 बनाने के लिए, 4 को 20 बनाने के लिए मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा। इस 5 को 20 बनाने के लिए मैंने 4 से गुणा कर दिया तो ये भी 20 हो गया। तो ये भाई बराबर हो गया। अब जिस अनुपात में बांटना है उस अनुपात से गुणा कर दो, ये 9:10 हो जाएगा। लो भाई खेल खत्म हो गया।
तो देखो मैंने इसको 5 से काट दिया, 5 दूनी 10। तो भाई ऊपर वाले को मुझे केवल 9 से गुणा करना है, 9 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 9 पंजो 45। मैं इसी के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है, आप अलग से लिख लेना। मैं इसी के अंदर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड है ना, कर देता हूँ। आप अगर कॉपी में नोट कर रहे हो, नोटबुक में अगर नोट्स बना रहे हो तो आप अलग से लिख लेना इस बाकी की चीज़ों को, ठीक है। और इसको 9 से गुणा करूँगा, ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। 4 से गुणा करूँगा, 9 चौक 36। और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा करूँगा 8, मतलब मुझे इसको 8 से गुणा करना है। तो ये 8 या 24 आ जाएगा, और ये 8 पंजो 40 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे का 90% है। भाई 40 का 90% निकालूंगा 36 ही आएगा ना। 36 और 40 का अनुपात निकाल लो, 9:10 आएगा। चलो, तो हमने इस कंडीशन को क्या करवा दी, फुलफिल करवा दी, संतुष्ट करा दी। अब ये संतुष्ट हो गई तो इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, सेविंग। 36 में से 24 जाएगा तो भाई 12 रुपये सेविंग हो जाएगी इसकी। और 45 में 40 खर्च करेगा तो 5 रुपये इसकी सेविंग आ जाएगी। लेकिन सवाल में पूछ रहा है कि बी की बचत से कितना ज़्यादा है, तो भाई 7 ज़्यादा है। 5 पे अगर 7 ज़्यादा है तो 100 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, 5 से कटेगा 20 बार, 20 सत्ते 140%। 140% सवाल का आंसर आएगा। बोलो कैसा लगा, अरे बोलो भाई कैसा लगा, अच्छा लगा ना, अच्छी फीलिंग आ रही है। भाई का फेवरेट सवाल है, जैसे मैंने बताया है ना, इसे कोई नहीं बताएगा, ठीक है। सब एक्स मान के बताएंगे। देखो एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, ये तुम्हारी एक्स, ये मेरी एक्स, ये तुम्हारा वाई, ये मेरा जेड, ऐसे, ठीक है। चलो देखो एक लल्लू सवाल दिखाता हूँ मैं आपको, जो अभी मेंस 2022 में पूछा गया है। इतने लल्लू सवाल भी एग्जाम में आते हैं क्या, तुम सोच के सोचोगे यार ये मैथ का कौन सा लेवल आ गया है यहाँ पे, इतना हाई लेवल का मैथ पढ़ रहे हैं और एग्जाम में ऐसा आ रहा है। देखना अभी, चलो अगला ही सवाल दिखाता हूँ तुम्हें, देखो मज़ा आएगा। इतने लल्लू सवाल कोई पूछने के होते हैं क्या यार, मतलब देखो कितने लल्लू सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। इतने लल्लू सवाल कौन पूछता है, मेरे तो समझ में नहीं आ रही बात। इतने लल्लू सवाल कोई पूछता है क्या। देखो क्या बोल रहे हैं कि शीला की जो आय है 32,000 रुपये है, यदि उसका खर्च कुल आय का 30% है तो शीला की बचत कितनी होगी। सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है, मेंस का सवाल है भाई, मेंस का। अब तुम सोचो मेंस में इतने मतलब इतने महान सवाल कौन पूछता है बे, बड़े गजब का नाम है यार। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो शीला है वो 30% खर्चा कर देती है। भाई 100% अगर वो कमाती है, 30% खर्चा कर देगी तो 70% बचाएगी, 70% अपनी तिजोरी में रखेगी। तो सवाल में ये पूछा है कि बचत कितनी करती है, 70%। तो 32,000 का अगर मैं 70% निकालूंगा तो कितना आएगा, तो 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, तो यह आ जाएगा 3200 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 और 22,400 रुपये, 22,400 रुपये। इतना फर्जी सवाल हमने आज तक नहीं देखा भाई। इतने महान सवाल एग्ज़ाम में आने लग गए तो क्या होगा फिर। लो भाई मेंस में आया हुआ एक और सवाल देख लो, उसके बाद में कुछ पुराने सवाल करेंगे जो हमने कल की क्लास में किए थे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो सवाल पढ़िए, मैं सुना देता हूँ, तुम तो पढ़ोगे नहीं भाई, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है, तुम तो उसका लेटर पढ़ लो वही बहुत है। BCDE, ए नहीं है क्या इनके अंदर, ए को खा गए क्या, ये 4 ही लोग हैं। इनका जो वेतन है, इनकी जो इनकम है वो 2, 3, 4, 5 के अनुपात में है। उनके वेतन क्रमशः 20%, 30%, 40%, 50% बढ़ा दिए जाते हैं। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपये हो तो BCD के मूल वेतनों का योग कितना है। तो यहाँ मैंने बड़े ही प्यार से 4 लोगों का नाम लिख दिया, BCD। अरे बोलो भाई ठीक है ना, समझ आ रही है बातें, समझ आ रही है ना। देखो तो आपने कहा इनका जो अनुपात है वो कितना है, 2, 3, 4, 5,
2 3 4 5। अब हमें निकालना क्या है, तो आप ये बोलोगे सर आपको निकालना है बी सी डी के मूल वेतनों का योग निकालना है। तो इनका योग कितना हो गया, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। तो हमें 14 की वैल्यू बतानी है कि कितनी आएगी, ये बताना है। तो भाई 14 की वैल्यू बतानी है। 14 से कटने वाली संख्या देख लो कौन सी है। 14 नम्मा 126, मतलब ये आंसर आ सकता है। 14 एकम 14, ये भी आंसर हो सकता है। और ये 14 से नहीं कटेगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ये 14 से कट जाएगा क्या, 14 तिया 42, ये भी 14 से कट जाएगा, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो भाई इन तीनों में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है, ये एक आंसर नहीं है। अभी सवाल में ये पूछता कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हमें तो एग्जैक्ट आंसर निकालना है, तो निकाल देते हैं। तो आपने कहा सर देखो पर 20% बढ़ाएगा, तो मुझे 2 का 20% निकालना है। 2 का जब मैं 20% निकालूंगा तो संख्या पॉइंटों में आएगी। क्या आएगी, पॉइंटों में। और आपको पता है मुझे पॉइंट पसंद नहीं है, ठीक है ना, मुझे पॉइंट पसंद नहीं है और उसे मैं पसंद नहीं हूँ। देखो, तो आपने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, ये अनुपात है, अनुपात है तो 100 से गुणा कर लो, क्योंकि अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे ना बोल के चली गई। ठीक है, देखो तो टोटल योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1400। तो हमें 1400 की वैल्यू बतानी है, कितनी आएगी यही बतानी है ना भाई। मूल वेतनों का योग बताना है, तो योग कितना हो गया, 1400 हो गया ना। अब सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि 20% बढ़ा दिया जाता है, ये 20% बढ़ाऊंगा, लेकिन बढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, पूछा ही नहीं है 1400 की वैल्यू निकालनी है ना हमें तो। लेकिन सवाल में ये चीज़ दी हुई है, देखो डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपये है। जो डी है, इस भाई साहब का जो बढ़ा हुआ वेतन है वो 560 रुपये है, और जो डी है 50% बढ़ाएगा। जो डी बंदा है वो अपना वेतन कितना बढ़ाएगा, 50%। तो सॉरी डी 50 नहीं बढ़ाएगा, डी 40 बढ़ाएगा ना, सॉरी। जो डी है वो 40% बढ़ाएगा, इसमें ए तो है नहीं ना, इसलिए वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया रे बाबा। तो आपने कहा जो डी है वो 40% अपना वेतन बढ़ाएगा, तो 400 का 40% कितना आएगा, 160। जब 160 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 560। और 560 की जो वैल्यू है सवाल में कितनी दी हुई है, डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपये है। 560 की वैल्यू है 560 रुपये, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 1 रुपये, तो 1400 की वैल्यू आ जाएगी 1400 रुपये। सवाल का आंसर आ गया 1400 रुपये। तो बोलो कैसा लगा, अच्छा लगा, मज़ा आया। तो यहाँ पे देखो 20%, 30% और 50% का कोई यूज नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या है, यूजलेस है। सवाल को कंफ्यूजिंग और बड़ा बनाने के लिए आपको दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है। मेंस का सवाल है, अच्छा सवाल था। चलो एक और सवाल कर लेते हैं और क्लास करते हैं ख़त्म, क्लास करते हैं दी एंड। देखो आज की क्लास का आखिरी सवाल, देखो भाई हमारा आज की क्लास का लास्ट सवाल सीजीएल मेंस 2021 का लिया है मैंने, और ऐसे सवाल हम कल की क्लास में कर चुके हैं। इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं इस सवाल को खुद करना तो वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आएगा मेरे बताने से पहले। अगर आप सवाल खुद से नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अगर आप मेरा सॉल्यूशन देख के निकल जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जब तक खुद से सवाल नहीं होंगे तब तक मैथ में इंटरेस्ट आना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है।
खुद से सवाल बनने लग जाएंगे तो आपको मज़ा आने लग जाएगा, आपकी इच्छा होगी अंदर से कि और सवाल मिलाऊं और सवाल करूं। ऐसे समझ रहे हो ना मेरी बातों को? हाँ हाँ क्यों समझोगे, तुम तो उसकी बातें समझ लो बस। देखो मैं बताता हूँ, तो मैंने कहा आपसे, मैंने कल कहा था कल की क्लास में कि अगर चावल का मूल्य 25% कम हो गया, अगर आपको उतना ही चावल खरीदना है जितना आप पहले खरीदते थे, तो आपको पैसा भी 25% कम ले जाना पड़ेगा। भाई चावल का मूल्य 25% कम हो गया तो आपको पैसा भी 25% कम ले जाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 चौक 100, 25 पंजो 125 और 135। तो भाई अगर आपको उतने ही चावल खरीदने हैं जितने आप पहले खरीदते थे, तो आपको पैसे भी 25% कम ले जाने पड़ेंगे। मतलब कि 1350 रुपये आपको कम ले जाने पड़ेंगे। पहले आप 5400 रुपये लेके जाते थे, अब आपको 1350 रुपये कम ले जाने पड़ेंगे। लेकिन आप तो हो बड़े मूर्ख आदमी, आप हो बड़े लल्लू आदमी, आप हो बड़े पागल आदमी। ठीक है, आप 5400 रुपये लेके दुकान पे पहुंच गए, आप अखबार तो पढ़ते नहीं हो, आपको क्या पता कि प्राइस कम हो गया चावल का। आप तो नींद में से उठे सुबह सुबह और निकल दिए भाई। ठीक है, तो आप 5400 रुपये दुकान वाले के हाथ में थमा देते हो और वो आपको चावल दे देता है। फिर वो आपके हाथ में 1350 रुपये देता है, ले भाई तेरे 1350 रुपये पकड़, ये एक्स्ट्रा में दे दिए तूने। फिर आपने कहा भाई 1350 रुपये मुझे नहीं चाहिए, 1350 रुपये में जितने चावल एक्स्ट्रा आते हैं वो दे दे। तो उसने 30 किलो चावल आपके हाथ में थमा दिए। 1350 रुपये में जितने किलो चावल अधिक आते हैं वो मुझे दे दे, मुझे 1350 नहीं चाहिए। तो उसने 30 किलो तेरे चावल हाथ में थमा दिए। तो आपने कहा 1 किलो का कितना आ जाएगा? 1 किलो का जो मूल्य है वो कितना आ गया भाई? 45 तिया 135 होता है ना, 3 से काटूंगा मैं तो 45 आएगा ना। तो ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया करंट प्राइस। चावल का वर्तमान में जो मूल्य है, वर्तमान में जो मूल्य है करंट प्राइस, वो कितना है? 45 रुपये प्रति किलो। ठीक है, लेकिन सवाल में पूछा है वास्तविक मूल्य, पहले कितना मूल्य था वो पूछा है। तो कैसे निकालेंगे? तो आपने कहा मूल्य 25% कम हो गया। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर पहले 4 था तो 4 पे 1 कम हो गया तो कितना हो गया? 3। ये प्राइस है, 4 से 3 हो गया। 3 का जो मूल्य है वो 45 रुपये पर किलो है, अभी अभी हमने निकाला था। 3 की वैल्यू अगर 45 है, 15 गुणा, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 गुणा करने पे 60 रुपये। तो पहले कितना मूल्य था? 60 रुपये प्रति किलो। तो ऐसे हम निकालेंगे। करंट प्राइस निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है ये जो मैंने बताया अभी। और अगर प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो आप ऐसे आगे कर सकते हैं, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तुम इतनी देर रुके हुए हो तो इस सवाल को करने का एक और नया तरीका बता देता हूँ मैं, आपको मज़ा आएगा। क्या आएगा आपको? मज़ा आएगा, आएगा ना? एक और तरीका बता दूँ ये सवाल करने का, बोलो। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो बता देता हूँ, वरना रहने देता हूँ। बोल दो, बोल दो ना जरा जो दिल में है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं, नहीं 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 नहीं। अरे बोलो भाई, बता दूँ क्या? देखो एक और तरीका देख लो सवाल करने का, वो अच्छा लग जाए तो वो अच्छी बात है। तो आपने कहा और मैंने सुना, जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है एक्सपेंडिचर, वो क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, खपत, चाहो तो कंजप्शन भी बोल सकते हो।
खपत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंजप्शन। क्वांटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मात्रा। कुछ भी बोल दो, आपकी मर्जी है। आपने कहा जब एक्सपेंडिचर फिक्स है, पहले भी ये 5400 रुपये लेके जा रहा था और अभी भी ये 5400 रुपये लेके जा रहा है, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स है। अगर ये फिक्स हो गया तो प्राइस और क्वांटिटी का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे का क्या होगा? इन्वर्स होगा, उल्टा होगा। जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो क्या होगा? उल्टा होगा। कब से हम ये बात कर रहे हैं, अब तो आपको समझ में आ गई होगी कहानी। तो आपने कहा जो प्राइस है 25% कम हो जाती है, मतलब 1/4। अगर पहले 4 थी तो 4 पे 1 कम हो जाएगी, मतलब 3 हो गई। प्राइस हमारी 4 से 3 हो गई, तो क्वांटिटी 3 से 4 हो जाएगी। तो भाई पहले 3 किलो खरीद के लाते थे, अब 4 किलो खरीद के लाते हैं, तो कितने एक्स्ट्रा खरीद के लाते हैं? 1। लेकिन सवाल में बोला हुआ है 30 किलो एक्स्ट्रा। एक की वैल्यू है 30 किलो। हमें क्या निकालना है? वास्तविक मूल्य। तो पहले कितने किलो चीनी खरीद के लाता था? 90 किलो। भाई एक की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू 90 आ गई। वर्तमान में कितनी खरीद के लाता है? तो आप बोलोगे सर 120 किलो। तो अगर आपको वास्तविक मूल्य निकालना है, प्रारंभिक मूल्य निकालना है, तो आप ये बोलोगे सर पहले भी वो 5400 रुपये लेके जाता था जब उसको 90 किलो चीनी खरीदनी होती थी, और जब 120 किलो चीनी खरीद के ला रहा है तब भी वो 5400 रुपये लेके जाता है। जो भी आपको निकालना है वो उसके बराबर में रखना है, ठीक है? मैं दोनों निकाल के बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको दोनों ही निकाल के बता रहा हूँ। जो भी आपको सवाल में पूछा जाए वही निकालना है सिर्फ। यहाँ तो मैं दोनों बता रहा हूँ, क्लास है तो क्लास में सब कुछ ही बताना पड़ेगा। तो 1 किलो का मूल्य कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट गया। 9 से कितनी बार कटेगा? 9 × 54 60। तो 1 किलो का मूल्य आ गया 60। तो भाई 60 रुपये प्रति किलो चीनी का पहले मूल्य था, तो ये सवाल का आंसर हो गया। अभी वर्तमान में करंट प्राइस क्या चल रहा है? 0 से 0 कट गया, और 6 से काटूंगा 6 दूनी 12, 6 से काटूंगा ये 9 बार कट जाएगा 90, 2 से काटूंगा ये 45 बार कट जाएगा। वर्तमान में मूल्य चल रहा है 45 रुपये पर किलो। तो यहाँ पे हमें पहले क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। सवाल में देखो क्वांटिटी तो पूछी नहीं है, मात्रा तो पूछी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने निकालनी पड़ेगी। यहाँ 90 किलो और 120 किलो, उसके बाद में प्राइस निकलेगा, ठीक है? लेकिन जो तरीका मैंने पहले बताया था उसमें क्वांटिटी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही प्राइस निकाल रहे थे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो पहले वाला तरीका बेस्ट है, उसमें कम टाइम लगेगा। यहाँ पे क्वांटिटी निकालने में टाइम लग जाएगा। भाई सवाल में क्वांटिटी पूछी नहीं तो मैं क्यों निकालूं? जब पूछेगा तब निकालूंगा ना। तो देख लो, ये तरीका तो इस सवाल के लिए तो ठीक नहीं है, इस सवाल के लिए ठीक नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, बाकी आपकी मर्जी, देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है? अरे बोलो भाई, देख लोगे ना? देख लेना आप अपने हिसाब से। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लग रहा है दोस्तों इस सुहानी मौसम में? वो बालकनी की छत पर खड़ी है या बालकनी में खड़ी है, और लड़का नीचे से आया, वो अपने बाल झाड़ रही है, सुखा रही है। लड़के ने सोचा अमृत बरस रहा है, और नीचे जाके खड़ा हो गया। ऐसे खड़ा है, ऊपर से अमृत के छींटे आ रहे हैं, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कल की क्लास, अब देखो परसेंटेज की 2 क्लास और आएगी, जिसमें हम इलेक्शन वाले सवाल करेंगे और एक क्लास में फेल पास वाले सवाल कर लेंगे। फेल पास वाले सवाल जानते हो ना? तो इलेक्शन हमारा बाकी रह गया और फेल पास वाले सवाल बाकी रह गया, और वेन डायग्राम हमारा भी बाकी पड़ा है। तो अब आने वाली अगली 2 क्लासों में परसेंटेज हो जाएगा ख़त्म। क्या हो जाएगा? ख़त्म। उसके बाद में हम शुरू करेंगे मेंसुरेशन 2D, या फिर नंबर सिस्टम देख लेंगे। जो भी आप बोलोगे, जो भी आप कमेंट करोगे, वही हम आपको करवा देंगे। पहले आपकी जो इच्छा होगी वही करवा देंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर आप क्लास को प्यार देना चाहते हो, तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों तक, 4-5 दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है? और क्लास का कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। कहाँ पे गड़बड़ आ रही है, कहाँ पे अच्छा लग रहा है, कहाँ पे बुरा लग रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं ऐसे बैठे हो हलवे की तरह लल्लू बन के,
ठीक है, तो बताना कमेंट करके। कोई भी समस्या हो आपकी, कोई भी सवाल हो आपका हमसे, तो कमेंट में आप हमारे लिए छोड़ सकते हैं। तो हमारी क्लास में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, दिल से आभार। और लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, बाय।